नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। चर्चा का विषय बनी मेंटेना कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लगे अवैध तरीके से टेंडर लेने के आरोप, अफसरों पर लगने लगे कई तरह के सवालिया निशान। भिंड जिले में दर्दनाक हादसा, हाईटेंशन लाइन से टकराई 12 फीट ऊंची बस की छत। हादसे में एक की मौत, 6 घायल। भोपाल में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के लिए बैठक। स्मार्ट सिटी में हो रहे कार्यों की जानकारी ली। अवैध कॉलोनी निर्माण पर कार्रवाई के दिए निर्देश। भोपाल में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का बड़ा बयान, कहा प्रदेश की जनता को मुफ्त में मिलेगा राशन। सिस्टम में रहकर समय पर राशन पहुंचाने के लिए कर रहे काम। और भोपाल में विधायक ने पूर्व सीएम कमलनाथ से की मुलाकात। विधायक कुणाल चौधरी ने कानून व्यवस्था पर की चर्चा, कहा सरकार मूल मुद्दों से भागने का कर रही काम। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। कई घोटालों के आरोपी श्रीनिवास राजूरू मेंटेना कंस्ट्रक्शन कंपनी इन दोनों प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आलम यह है कि कंपनी पर कई अवैध तरीके से टेंडर लेने के आरोप होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे में शिवराज सरकार के अफसरों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और विपक्ष ने भी इसे आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अवैध तरीके से टेंडर पास करना, नियमों का उल्लंघन करना, समय पर कोई भी कार्य पूरा न करना, पास हुए प्रोजेक्ट्स को आधा अधूरा छोड़ देना मेंटेना कंपनी का पेशा बन गया है। और हैदराबाद की इस कंपनी ने मध्य प्रदेश को चारागाह बना लिया है। प्रदेश भर में कंपनी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सब के सब आधे अधूरे पड़े हैं। किसी भी प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं किया गया। कंपनी अपनी मनमर्जी से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। ऐसे में शिवराज सरकार और अफसरों पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे को आड़े हाथों लेना शुरू किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी है तो इसी कारण से गिरी है क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार भाजपा की चली और ई टेंडर घोटाले से बहुत के कारण भयंकर घोटाले हुए, वो सब उजागर हो जाएंगे। और ये बात शिवराज सिंह जी ने खुद ने कही थी, अगर हम सरकार नहीं गिराते तो हम बर्बाद हो जाते। तो बात यही है कि पूरे तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और अब चूंकि सरकार गिर गई है तो फिर वो काम चालू हो गए। बीते 12 अप्रैल को बीना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की समीक्षा बैठक में ये तथ्य सामने आया कि कंपनी को गोपालपुरा केनाल परियोजना का वर्क ऑर्डर 21 अगस्त 2015 को दिया गया था। ये कार्य अब भी पूरा नहीं हुआ है, जबकि इस काम को बारिश से पहले पूरा करने का टारगेट दिया गया था। लेकिन कंपनी ने अपनी मनमर्जी से काम को समय पर पूरा नहीं किया। कंपनी की इस लापरवाही से कंपनी को टर्मिनेट और ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई थी। उसके बाद भी कंपनी अपनी हरकतों में सुधार नहीं लाई। टेंडरिंग के घोटाले में कुछ और भी इस पे कार्रवाई हुई है, लेकिन इसमें मूल बात ये है, जब सरकार कांग्रेस की थी तो उन 15 महीनों में कमलनाथ जी ने इसकी फाइल खोल दी थी और लगातार इस पे जांचें चल रही थी। और वही भाजपा की बौखलाहट थी और वही उनमें बेचैनी थी कि नहीं सरकार बदलनी है, चाहे कितना ही पैसा लग जाए। और वही कारण था कि उन्होंने एक बड़ा सौदा किया सिंधिया जी के साथ। सिंधिया जी ने उनके विधायक बेचे और फिर जो परिवर्तन हुआ सत्ता में, आज यही प्रयास कर रही है भाजपा कि जो ई टेंडरिंग घोटाला है, जिसकी पूरी बात सामने उस समय नहीं आ पाई थी, अब वो इसको दबाने में लगे। तो क्या मानते हैं, क्या शिवराज सरकार जो है इसको पूरा बढ़ावा दे रही है, इसको इतना मेंटेना को प्रभाव मिल रहा है? ये तो पब्लिक में जानकारी है कि पूरा ई टेंडरिंग घोटाला भाजपा के राज में हुआ और इसमें उनके बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, सब इसमें शामिल हैं। हालांकि मामला तूल पकड़ते ही शिवराज सरकार ने अफसरों को जांच और कंपनी को टर्मिनेट करने के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि कंपनी से राजस्व विभाग को जो करोड़ों रुपए का चूना लगा, उसका क्या होगा। मेंटेना को लेकर शिवराज सरकार के अफसर उनके ऊपर इतना मेहरबान क्यों? ये सवाल इसलिए निकल के आता है कि लगातार ई टेंडरिंग का जो इतना बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, चाहे वो नहरों की बात हो, चाहे बिना कार्यक्रम के बिना ही काम को पूरा किए बिना उसका भुगतान हो जाना, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि
ई टेंडरिंग घोटाला कितना बढ़कर प्रदेश में निकल कर सामने आया। जब हमने इस मौके पर इस पूरी चर्चा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से और उनके नेताओं से बात करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दूरी बनाकर रखी। इससे इस बात का स्पष्ट अंदाजा लगाया सकता है कि मोंटेना को लेकर अभी तक तो ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि शिवराज सरकार के अफसर ही सिर्फ इसको लेकर के पीछे, लेकिन आज जब प्रवक्ताओं के द्वारा इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया न देना, किसी प्रकार की कोई बात निकल कर सामने न आना, इस बात की ओर संकेत देता है कि शिवराज सरकार में बैठे अफसर ही नहीं, यहाँ के चाहे प्रवक्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन रिजवान के साथ प्रदीप तलैया, खबर भारत, भोपाल। भिंड जिले में यात्रियों से भरी एक स्लीपर बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिससे पूरी बस में करंट फैल गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं और एक यात्री की मौत हो गई है। सभी घायलों को अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। बताया जा रहा है कि बस अंबाहा से भिंड आ रही थी। बस में करीब 150 लोग सवार थे। सभी यात्री दंदरुआ धाम में दर्शन करने जा रहे थे। यह हादसा सड़क पर हाई टेंशन लाइन नीचे होने की वजह से हुआ। में कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होते ही तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ताजा मामला ग्वालियर जिले में देखने को मिला, जहां 3 मासूम बच्चियां कोरोना की चपेट में आ गईं। वहीं इस मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है, बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। इस दौरान मंत्री ने स्कूल खोले जाने को लेकर कहा कि इस मामले में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट फैसला लेगा, कहां स्कूल खोलने हैं और कहां नहीं। कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसको ही होगा, इसको नहीं होगा। कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, उसकी पूरी हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। आईसीयू के बेड के साथ साथ पीआईसीयू बच्चों के भी वार्ड हम लोग बना रहे हैं बच्चों की, और जो हमारे वेंटिलेटर हैं और जो भी व्यवस्थाएं पूरी कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश देश में बेहतर स्थिति में, आप सबको जानकारी है। आज मात्र 18 केस आए और खोलने का कि जहाँ तक बात है, जिले की जो क्राइसिस कमेटी वहाँ जिले में तय करेंगी कि स्थिति वहाँ की कैसी है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाए। भोपाल में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगर निगम कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने अपने काम की जानकारी दी। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रेजेंटेशन देखने का उद्देश्य सभी के कामों को परखना था। साथ ही नगर निगम कमिश्नर को अवैध कॉलोनी के निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। सारे नगर निगम के कमिश्नर और सारे स्मार्ट सिटी के अधिकारी बुलाए थे, और स्मार्ट सिटी का किस शहर में क्या क्या काम चल रहे हैं उसका 10-15 मिनट का प्रेजेंटेशन था सातों स्मार्ट सिटी का। ये इसलिए था कि जिससे बाकी सबको एक विज़न बने कि किस स्मार्ट सिटी में क्या काम चल रहा है, वो अपनी स्मार्ट सिटी में वो काम शुरू जहाँ पर अच्छा काम हुआ है वो कर सकते हैं। तो उसका 2 घंटे का प्रेजेंटेशन था। और नगर निगम के जो कमिश्नर हैं उनको हमने कहा है कि आगे अब इलीगल कॉलोनी ना बने, ये उनकी जिम्मेदारी है। और जो कॉलोनी पहले से इलीगल बनी है उनको लीगलाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। भोपाल में मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के करीब 4 करोड़ लोगों को हर महीने राशन दिया जाता है और हमारी सरकार ने कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1.5 करोड़ लोगों को 5 महीने का मुफ्त राशन दिया है। वहीं मंत्री भदौरिया ने कहा कि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन पर एक सिस्टम में रहकर समय पर राशन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। विजय सिंह जी की यादें जो पुरानी है वो जाती नहीं है, वो अपने पुराने ख्वाबों में जीते रहते हैं। जब वो दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी की सरकार थी, तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, उनके ही वन मंत्री उमंग सिंगार कहा करते थे, ये राशन के घोटालेबाज है, ये माइनिंग के घोटालेबाज है, ये अनंत प्रकार के घोटालेबाज है। इसे दिग्विजय सिंह जी को हर अच्छी गरीब आदमी के लिए जो चीज उपयोग में होती है या जो गरीब हित की जो योजनाएं होती है, उस सबको दिग्विजय सिंह के पेट में पीड़ा हो जाती है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते। एक सामंती सोच के व्यक्ति है दिग्विजय सिंह जी, स्वयं राज परिवार में पैदा हुए, उसी प्रकार की सोच उनकी इस प्रकार की है। हमारे देश के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय ट्रांसपेरेंट तरीके से, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, 97% कई जगह राशन बटा। मैं जिन 2 जिलों का प्रभारी हूँ।
विधायक कुणाल चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में सोयाबीन की फसल और कानून व्यवस्थाओं को लेकर मैंने कमलनाथ से चर्चा की है। साथ ही सदन में जनता के मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने पर भी बातचीत की। वहीं कुणाल चौधरी ने मानसून सत्र को लेकर कहा कि सरकार चाहती ही नहीं कि सदन चले, सरकार अपने मूल मुद्दों से भागने का काम कर रही है। से लेके हर व्यवस्था के ऊपर कि कैसे सदन के अंदर इनके ऊपर दबाव बनाया जाए, स्पष्ट रूप से जनता के मूल मुद्दों के ऊपर, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से जनता को प्रताड़ित करने में लगी है, गरीबों को परेशान करने में लगी हुई है, और इसके ऊपर किस तरीके से काम करे, इसके लिए माननीय कमलनाथ जी से मेरी चर्चा हो और कहीं ना कहीं इसके ऊपर पूरी पार्टी काम करेगी और पूरी ताकत के साथ सरकार को घेरने का। आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए कमलनाथ के निवास पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि आगामी दिनों में अनुसूचित जाति विभाग द्वारा न्याय यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुए अत्याचार पर आवाज उठाएंगे। जिस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर अत्याचारों की वृद्धि हुई है, साथ ही साथ उनकी आर्थिक उन्नति भी रोकने का काम अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को बंद करके किया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम सारे वह अधिकार जो हैं जिनको की लेकर संविधान में व्यवस्था की गई है, उन पर कुठाराघात हो रहा है। आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, इस प्रदेश की ग्वालियर की खंडपीठ के माननीय दो न्यायाधीशों ने, न्यायमूर्तियों ने एक फैसले में दलित युवती के सामूहिक बलात्कार के फैसले में ये निर्णय दिया है कि राज्य की पुलिस और शिवराज सिंह की सरकार भरोसे के लायक नहीं रह गई। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर जबलपुर लोकायुक्त ने एनएचएम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री ऋषभ कुमार जैन को 3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि प्रभारी यंत्री सिवनी में बन रहे अस्पताल निर्माण कार्य के मामले में ठेकेदार से भुगतान के बदले में रिश्वत मांग रहा था। तभी पूरी प्लानिंग के साथ लोकायुक्त की टीम हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंची और आरोपी प्रभारी कार्यपालन यंत्री को गिरफ्तार किया। जबलपुर के निवासी है, इनके द्वारा जिला सिवनी में जिला चिकित्सालय के उन्नयन कार्य एवं मरम्मत कार्य किया गया था। इसका करीब 44 लाख का ठेका था। इसमें से करीब 35 लाख का पेमेंट हो चुका है। शेष पेमेंट निकालने और फाइनल बिल के लिए सतपुड़ा भवन भोपाल में पदस्थ हैं ऋषभ कुमार जैन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनएचएम, इनके द्वारा 3 लाख की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने उनको 3 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द की इंक्रीमेंट और पदोन्नति, महंगाई भत्ता दिया जाए। मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सवाल यह है कि भाई जब आदमी के पास समस्या है तो अपनी समस्या तो बताने का उसको अधिकार है, वो उसी को बताएगा जहां से उसका निदान हो सकता है। तो कर्मचारी की तो पूरी की पूरी जो समस्या है का निराकरण है वो सरकार से ही संभव है, क्योंकि हम लोग तो वेतनभोगी लोग हैं। तो जिस तरह समाज के सभी वर्ग सरकार को अपनी समस्याएं बता रहे हैं, किसान अपनी बता रहा है, व्यापारी अपनी बता रहा है, छात्र, स्टूडेंट, पालक सभी लोग बता रहे हैं, उसी तरीके से हम भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। हम भी इसी समाज की मांगे हैं। हमारी देखिए 3 मांगे प्रमुख हैं। 5 साल से पदोन्नति बंद है, वो तो कोविड के पहले से ही बंद है। 2 साल से हमें वेतन वृद्धि नहीं मिली है। केंद्र के समान महंगाई भत्ते में हम 16% पीछे हो चुके हैं। तो ये 3 प्रमुख मांगे। इसके अलावा भत्तों की बात है, आज केवल 200 रुपया परिवहन भत्ता मिल रहा है। पेट्रोल 110 रुपए लीटर हो गया। 200 रुपए में पूरे महीने भर आना कैसे संभव? मकान किराया भत्ता नहीं बढ़ाया गया। तो ये सब मांगे। सिंगरौली जिले में एक 21 वर्षीय युवक ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। युवक का कहना है कि एक लड़की उसका वीडियो रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल कर रही है। युवक की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग लड़की पर मामला दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की पहले तो लड़कों से फोन पर बात करती है, बाद में वीडियो कॉलिंग के जरिए उनका वीडियो बना लेती है और लड़कों को ब्लैकमेल करती है। फर्जी आई नंबर से अपना फर्जी आईपी एड्रेस जनरेट कर लेता था और फेसबुक में और व्हाट्सएप में बना करके और लोगों को जो है ब्लैकमेल करता है। उसमें
लीड सिम प्रियंका के नाम से अपना आईडी जनरेट किया था और उसमें लीड सिम वगैरह दिखा करके व्हाट्सएप में और सामने वाले के एक्शन को ले करके और उससे दूसरे माध्यमों से उसे ब्लैकमेल करता था। ऐसे कई विदिशा में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने रैली निकाली। साथ ही वेतन वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर अमृता गर्ग को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी रैली में शामिल रहे। हम एक सामूहिक अवकाश लेंगे और 18 संगठन हमारे सब एकजुट हैं। सरकार से हमारा निवेदन यही है कि हम 2 साल से हम आर्थिक रूप से संकट में हैं और सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और जब कोई चीज़ कर्मचारियों के हित में घोषणा करने की बात आती है तो वित्तीय भार और आर्थिक रूप का एक बहाना लिया जाता है। अगर ऐसा ही है तो मेरा शासन से अनुरोध है कि हम 2 साल संकट में 1 साल माननीय सांसद विधायकों की सुविधाओं को रोककर हमको दे दिया जाए तो 1 साल वो भी तो झेलने इस संकट को। क्या होता है, कर्मचारी किस तरीके से महंगाई में जीवन यापन कर रहा है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है और उसमें हम आर्थिक रूप से 24 घंटे नौकरी करके कोरोना में भी पूरे शासन की तहे दिल से सहयोग करने के बावजूद भी जो स्थिति हमारी कोई सरकार सुन नहीं रही है। कर्मचारी आज जो एकत्रित हुए हैं, सिर्फ हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। पिछले 2 सालों से हमारा इंक्रीमेंट रुका हुआ है। हम शासकीय कर्मचारी हमेशा अपने निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना में भी हमारे कितने कर्मचारी हम लोगों का साथ छोड़ कर चले गए, जिनका परिवार यतीम हो गया। और इसके बावजूद भी हम इतना चाहते हैं कि हम लोगों का इंक्रीमेंट जो रुका हुआ है वो दिया जाए, केंद्र के बराबर हम लोगों का महंगाई भत्ता दिया जाए। राजधानी भोपाल में ईद मनाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि मस्जिदों में सिर्फ 50 लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है। वहीं भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कहा कि ईदगाह पर सामूहिक नमाज नहीं की जाएगी। ईदगाह में सिर्फ 6 लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है। साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौजूदा कोविड की हालत के अंदर ईद उल अजहा मनाई जा रही है, तो तमाम ईमान वालों से यह अर्ज़ करना है कि हुकूमत की नई गाइडलाइन के मुताबिक तमाम हजरात अपने अपनी महल्लों की मस्जिदों में नमाज अदा कर लें और 6:10 पर अपने अपने महल्लों की मस्जिद में नमाज अदा कर लें। और नमाज के बाद फिर कुर्बानी जो की जाती है कुर्बानी अल्लाह के लिए करें। और कुर्बानी के मध्य प्रदेश के बैरसिया जिले में प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके गांव में गौशालाएं बनवाई गई हैं, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का कोई फायदा नजर नहीं आता। बैरसिया के मुख्य मार्गों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे कि वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है और इसके कारण कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। नगर पालिका के नेताओं ने बताया कि गौशालाओं में पर्याप्त इंतजाम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही हैं, धरातल पर नहीं है। तो बैरसिया के मुख्य मार्ग पर गौ माताएं जगह जगह आपको देखी जा सकती है। लोगों का जीना दुश्वार हो गया, गाड़ी निकालना मुश्किल हो गई है। आए दिन रोड पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। शासन की करोड़ों रुपए की योजनाएं गौशालाओं पर है, इसके बाद भी लोग परेशान हैं। इसी विषय में आज हम बात करते हैं बैरसिया के नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष श्री राजू धाकड़ जी से। पहले तो मैं खबर भारत को बहुत धन्यवाद दूंगा, आपकी टीम को। आपने बहुत ही अच्छा जनहित का मुद्दा उठाया है। हम रोज़ देखते हैं, हमारे पास फ़ोन आते हैं, रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं ये पशुओं की वजह से। ये गाय जो है ग्रामीण क्षेत्र से पूरी सिटी की ओर आ गई हैं और शासन प्रशासन के द्वारा जो करोड़ों रुपए ग्रामीण क्षेत्र की गौशाला में लगाया था वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गया है और कोई व्यवस्थाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में उन गौशाला में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। क्या मांग करना चाहते हैं आप शासन प्रशासन के लोगों से? मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि जो गौशाला खोली गई हैं उनको व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए, उनकी देखरेख की जाए। जहां अव्यवस्था है वहाँ व्यवस्था की जाए, जिससे कि ये रोड पे जो हजारों की तादाद में जो गाय खड़ी हैं इनको व्यवस्थित रूप से वहाँ पे इनकी देखरेख हो सके। रोज़ एक्सीडेंट भी होते हैं, कई गाय मर भी जाती हैं, जिससे कभी कभी विवाद की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि गाय के लिए सड़क के अलावा अब कहीं कोई जगह नहीं है। गौशाला जो है जो अव्यवस्थित हैं, करोड़ों रुपए सरकार ने खर्चा तो किया है, लेकिन गौशाला में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं है। बैरसिया में करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग विषयों पर बच्चों को जानकारी दी गई। इस दौरान ममता गौर, आपको बता दें डॉक्टर राहुल दांगी, सीए ब्रिजमोहन गौर, विपिन
सहित लोगों ने सफल होने के गुर बताए। तो वहीं बच्चों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान संबंधित अधिकारियों से प्रश्न पूछकर किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि कोरोना के रोजाना 70,000 टेस्ट किए जा रहे हैं और अब प्रदेश में केवल 179 एक्टिव केस ही बचे हैं। वहीं उन्होंने स्कूल खोलने पर कहा कि डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी स्कूल खोलने का फैसला के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि नीम कभी मीठा नहीं हो सकता। वहीं कमलनाथ की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने वाले ट्वीट पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ बहुत बढ़िया अर्थशास्त्री हैं, मैं भी उनसे अर्थशास्त्र का ज्ञान सीखने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कई सारी तमाम बातें कही। मध्य प्रदेश में पूरे में कुल 13 नए प्रकरण ही आए हैं। 80 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए हैं। 179 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर बचे हैं। रिकवरी दर हमारी 98.8 बनी हुई है और जैसा आप सबको विदित है कि हमारे टेस्ट पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 70,000 के आसपास हम रोज कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं और समीक्षा कल भी की गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।